बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नादरीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस नंबर 383 मुलाहिज़ा फरमाएं। सांगफू की मुबम बयानी ने मुझे ज़हनी तौर पर उलझा दिया। मैं पूछे बिना ना रह सका। मोहतरम, आपकी बात मेरी समझ में नहीं बैठ सकी। बैठ जाएगी, वो पुरसोच अंदाज में बोला। मैंने कहा है ना, हर काम का एक वक्त मुकर्रर है, ना एक पल इधर और ना एक पल उधर। तुम भी इंतज़ार करो। जब मुझे महसूस हो गया कि वो मेरे सवाल का कोई वाज़ेह जवाब नहीं देगा तो मैंने खामोश रहना ही मुनासिब जाना। चंद लम्हा तक हमारे दरमियान सुकूत की चादर तनी रही। फिर इस चादर को सांगफू ही ने चा किया। उसने गहरी संजीदगी से मुझे मुखातिब किया और कहा, वैदान, सीटल से न्यूयॉर्क के लिए 2 ओपन टिकट खरीद लिए गए हैं। आज रात 12:30 बजे यूनाइटेड एयरलाइंस की एक फ़्लाइट सीटल से न्यूयॉर्क जा रही है। अगर तुम कहो तो टिकट कन्फर्म करवा दूँ। 2 टिकट? मैंने मुतज़ब्ज़ब अंदाज में कहा। डॉक्टर मूंग तो कवालालंपुर रवाना हो गया, मेरे साथ दूसरा कौन न्यूयॉर्क जाएगा? राकील, सांगफू ने ठहरे हुए लहजे में जवाब दिया। मैंने सवालिया नजर से उसे देखा लेकिन ज़बान से कुछ नहीं बोला। वो वजाहत करते हुए बताने लगा, राकील को मैं एक खास वजह से तुम्हारे साथ भेज रहा हूँ। एक तो वो न्यूयॉर्क के चप्पे चप्पे से वाकिफ है, दूसरे साहिल तुम्हारी और हमारी मुश्तरका ज़रूरत है, इसलिए भी उसके उसूल के लिए कोई एक फ़र्द तो हमारी तरफ से भी होना चाहिए। वो थोड़ी देर को रुका, फिर मुझसे मुस्तफसर हुआ। अगर तुम्हें राकील को साथ ले जाने पर कोई एतराज़ है तो फिर दूसरी बात है। मैं महसूस कर रहा हूँ तुम दोनों में अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग पैदा हो चुकी है। मैंने एक तवील सांस खारिज की और जवाब दिया, ठीक है, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। सांगफू ने मुझे उसी कमरे में बैठे रहने की ताकीद की और खुद उठकर बाहर चला गया। मैं समझ गया वो टिकट कन्फर्म कराने के सिलसिले में किसी को हिदायत देने गया था। 5 मिनट बाद वो वापस आया और बताया, अगर लॉर्ड बुधा की मर्जी हुई तो तुम दोनों आज ही रात सीटल की फजा से निकल जाओगे। मैंने इस सिलसिले में घोड़ा दौड़ा दिया है। मैंने पूछा, डॉक्टर मूंग काठमांडू की तरफ गया है, पता नहीं उसे वहाँ कितने दिन लग जाएंगे। इसी दौरान में एंकरेज वाले मार्शल आर्ट्स सेंटर का क्या होगा? हम किसी तरह ब्रूस नोवल की नज़र बचाकर ज़ूरूनारा आइलैंड से सीटल तो आ गए हैं, लेकिन ब्रूस नोवल और अलास्का का दीगर हाई अथॉरिटीज़ वहाँ एंकरेज में डॉक्टर मूंग से ज़रूर रब्ता करने की कोशिश करेंगे। इस तरह मामला गड़बड़ नहीं हो जाएगा। तुम्हारे ज़हन में एक अच्छा सवाल आया है, सांगफू ने ताइदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए कहा, लेकिन मैं इस पहलू को भूला नहीं हूँ। एंकरेज वाले सेंटर और डॉक्टर मूंग की वहाँ हाजिरी का मुकम्मल बंदोबस्त कर दिया गया है। मैंने सवालिया नजर से उसे देखा लेकिन ये नहीं पूछा कि उसने किस किस्म का बंदोबस्त किया था। चलने में खामोश रहने के बाद उसने खुद ही बता दिया। डॉक्टर मूंग ने अपने हुलिये में जो थोड़ी बहुत तब्दीली की थी, इस शक्ल सूरत का एक शख्स मेरे स्टाफ में शामिल है। उसको मद्देनजर रखते ही वो प्रोग्राम तरतीब दिया गया था। मैं तुम्हें मज़कूरा शख्स से मिलवाऊंगा, तुम उसे देखकर हैरान रह जाओगे। एक आध दिन में वो सीटल से एंकरेज रवाना हो जाएगा, फिर अलास्का की हाई अथॉरिटीज़ को वो संभाल लेगा। तमाम हालात उसके इल्म में हैं। सांगफू की वजाहत पूरी तरह मुझे हजम नहीं हुई थी। मैंने उलझन ज़दा लहजे में पूछा, और डॉक्टर मूंग के स्टूडेंट्स का क्या होगा? वो तो उसे किसी और ही सूरत से पहचानते हैं। तुम एक बहुत बड़े मिशन पर जा रहे हो, लिहाजा इन छोटी छोटी बातों से अपने जहन को मत उलझाओ। सांगफू ने बड़ी नरमी से मुझे समझाने की कोशिश की। जो शख्स डॉक्टर मूंग बनकर एंकरेज जाएगा वो मुख्तलिफ किस्म के मेकअप का माहिर है। थोड़ी देर बाद वो तुम्हारे और राकील के चेहरों पर भी काम करेगा, तो तुम्हें उसकी महारत का अंदाजा हो जाएगा। वो तुम्हें आसान और फौरी मास्क मेकअप के सिलसिले में ज़रूरी टिप्स भी देगा जो तुम्हारे बहुत काम आएगी। वैसे राकील भी इस फन में किसी से कम नहीं। वो चंद लम्हात के लिए ठहरा, फिर अपनी बात पूरी करते हुए बोला, युआन माओ भी तुम्हारे ज़हन में उलझन पैदा कर रहा होगा। इससे पहले कि तुम इस सिलसिले में कोई सवाल करो, मैं खुद ही तुम्हें बता देता हूँ। मूंग के स्टूडेंट्स उसे सिर्फ डॉक्टर कहकर पुकारते हैं या फिर मास्टर कहते हैं, और उन स्टूडेंट्स में भी अक्सरियत हमारे अपने बंदों की है। गैरों में से कोई नहीं जानता वो मूंग रिफोशी है या युआन माओ, इसलिए तमाम मामलात को सेट कर लिया जाएगा। तुम्हें इस सिलसिले में ज़हन को थकाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं। मैं डॉक्टर मूंग के मार्शल आर्ट्स सेंटर और अलास्का की हाई अथॉरिटीज़ के ख्यालात से यकसर बाज आ गया और सारी तवज्जो खुद पर मरकूज करते हुए सांगफू से इस्तफसार किया, क्या मैं डिसिल्वा की हैसियत से ही न्यूयॉर्क जा रहा हूँ? उसने इस बात में सारी लाया और कहा, तुम्हें डिसिल्वा और राकील को गार्शिया बनाते वक्त इस बात का खास ख्याल रखा गया था कि तुम्हें मेकअप वगैरह के सिलसिले में ज्यादा मेहनत ना करना पड़े। तुम दोनों असली डिसिल्वा और गार्शिया से बहुत हद तक मुशाबत रखते हो, खुसूसन चेहरों की साख्त के हवाले से। ओह, मेरे सीने से एक तवील सांस खारिज हुई। तो इसका मतलब है असली डिसिल्वा और गार्शिया भी वजूद रखते हैं। ये दोनों हमारे अपने ही आदमी हैं। सांगफू ने बताया, तुम दोनों को जो कागजात वगैरह फराम किए गए हैं वो बिल्कुल असली हैं। तुम्हारे पास उन दोनों की जेन्युइन आईडी है, लिहाजा किसी किस्म की परेशानी की जरूरत नहीं है। जब तक तुम मुतहर्रक होगे, असली डिसिल्वा और गार्शिया मेरी हिदायत के मुताबिक मंदिर आम पर नहीं आएंगे। उन दोनों की आईडी पर तुम दोनों अमेरिका में एक सिरे से दूसरे सिरे तक दंदराते फिरो। बस एक बात का ख्याल रखना, किसी बड़ी कानून शिकनी का इर्तिकाब ना करना, और मजबूरी में ऐसा हो जाए तो फिर पुलिस के हत्थे ना चढ़ना, वरना बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। वो थोड़ा मुतवक्किफ हुआ, फिर बात को आगे बढ़ाते हुए बोला, बफर्दे महाल अगर तुम कानून की मजबूत गिरफ्त में आ जाते हो
फिर वो तुम्हारे अंदर से वजदान को बाहर निकाल लेंगे। उसके बाद तुम्हें अपनी सूझ बूझ से मामलात को हैंडल करना होगा। ये इंडो पाक की पुलिस नहीं जो तुम्हारी जेब नरम और अपनी मुट्ठी गर्म करके तुम्हें छोड़ देगी। खास तौर पर NYPD को हर किस्म की जदीद सहूलियात मुहैया है। वो लोग अगर किसी पर मजबूत हाथ डाल दें तो फिर चंद लम्हों में उसका सब कुछ खोल कर रख देते हैं। तुम दोनों NYPD न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट के कल में मैनहट्टन में उतरने वाले हो। उस दिल में अमनो अमान से बचते रहना, क्योंकि वहीं पर तुम्हारा एक ताकतवर दुश्मन रब्बी मोशी खाइमन भी डेरा डाले बैठा है, जिसके कब्जे में तुम्हारी रूह है। तुम्हें अपनी रूह को उस शैतान के चुंगल से निकालना है और ज़हन में रखना कि रब्बी मोशी खाइमन NYPD से कहीं ज्यादा इख्तियारात का मालिक है। उसके एक इशारे पर अमेरिकी सदर भी हाथ बांध कर खड़ा हो जाता है। वो एक लम्हे को खामोश हुआ, फिर सनसनाते हुए लहजे में बोला, तुम्हारी हिस्ट्री से मैं जिस हद तक वाकिफ हूँ उसके मुताबिक रब्बी मोशी खाइमन जैसा ताकतवर शख्स आज तक तुम्हारे मुकाबिल नहीं आया। अब पता चलेगा तुम्हारी सलाहियतों का। एक एक कदम फूंक कर रखने की जरूरत है। सांगफू ने अपनी बात मुकम्मल की तो मैं गहरी सोच में डूब गया। वाकई इस मरतबा मेरा मुकाबला एक बहुत ही बाकमाल और बाइख्तियार शख्स से था। मैंने माउंट मैकिनले में रब्बी के ठिकाने से फरार होकर उसे जो चरका लगाया था वो अब तक खून की उस लकीर को चाट रहा होगा। जख्मी मद्दे मुकाबिल और ज्यादा खतरनाक हो जाता, खुसूसन उस सूरत में कि वो जख्म आपने उसे दिया हो। मैंने उसके जख्म के अलावा उसे एक धोखा भी दिया था। जब ओल्ड क्रेल अलास्का के गैस स्टेशन पेट्रोल पंप से राजर की हैसियत से मैंने उसे फोन किया था। फोन पर होने वाली गुफ्तगू उसका सुकून बर्बाद करने के लिए काफी थी। मैं यकीन से नहीं कह सकता रब्बी अब तक मेरे फरेब में मुब्तला था या मेरी चालाकी उसकी समझ में उतर गई थी। वैसे रब्बी की इल्मियत और अमलियत के पेश नजर इम्कान इसी बात का था कि वो मेरी चाल से वाकिफ हो गया था, वरना वो माउंट मैकिनले वाला इंतहाई महफूज ठिकाना छोड़कर मैनहट्टन का रुख न करता। सांगफू ने मेरी सलाहियतों का हवाला दिया तो मेरे ज़हन में एक ख्याल पैदा हुआ। फिर उसी ख्याल के तहत मैंने उससे कहा, आप अगर इजाजत दें तो लम्हे भर में मैं साहिल की खैरियत मालूम करके आता हूँ। वो खैरियत से है और इस वक्त उस पर गहरी नींद का तसल्लुत है। वो ठहरी हुई आवाज में बोला, मैंने चलने में पहले उधर झांका था। मैं चौंक उठा। आपका मतलब है मुझसे गुफ्तगू करने के दौरान में? उसने मेरी हैरत का नोटिस नहीं लिया और बदस्तूर संजीदा लहजे में बोला, तुम भी ट्राई कर लो। मैंने आंखें बंद की, अपने तसव्वुर को साहिल के सरापा पर मुर्तकिज किया। मेरे पैनल ग्लैंड ने काम दिखाया और मैं उसके बेडरूम में पहुंच गया जहां मैंने साहिल को बेसुध पड़े देखा था। सांगफू का कहना बिल्कुल दुरुस्त था, साहिल गहरी नींद में थी। मैंने आंखें खोल ली और सांगफू के सामने हाजिर हो गया। उसके लबों पर शबनमी तबस्सुम उभरा, फिर उसने मेरे चेहरे पर निगाह जमाते हुए कहना शुरू किया। उसका अंदाज किसी उस्ताद का सा था। मास्टर हैंग भाई इसी अंदाज में मुझे लेक्चर दिया करता था। मेरे ध्यान में शाओलिन टेम्पल की वो पहाड़ी आन खड़ी हुई जिसके दामन में मास्टर हैंग भाई मुझे ची की मखसूस ट्रेनिंग दिया करता था। हाई डॉक्टर मुंह का बड़ा सांगफू भी उसी इन्हमाक से मुझे कुछ बताने, कुछ समझाने की कोशिश कर रहा था और मैं पूरी तरह उसकी तरफ मुतवज्जो हो गया। वो कह रहा था, वैदान मैं तुमसे बहुत जरूरी बातें करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें सीटल बुलाया है। अगरचे हमारा साथ बहुत मुख्तसर है लेकिन मैं अपनी बात पूरी कर लूंगा। ये बात तुमसे रूबरू बैठकर ही हो सकती थी। उसके लहजे की गंभीरता और संजीदगी से जाहिर होता था वो कोई बहुत बड़ा राज मुझ तक मुंतकिल करने वाला है। उसकी कैफियत ने मुझे बताया कि वो कदरे मलूल भी था। मैंने कहा, मोहतरम अगरचे हम आज थोड़ी देर के लिए मिले हैं लेकिन अल्लाह ने चाहा तो हम बहुत जल्द दोबारा मिलेंगे। मैं साहिल को हासिल करने के बाद सीधा आपके पास सीटल ही आऊंगा। वो दूर खला में घूरते हुए बानी खेज लहजे में बोला, तुम ठीक कहते हो, हम दोबारा मिलेंगे क्योंकि इस जन्म में ये हमारी पहली और आखिरी मुलाकात है। दूसरा जन्म? मैंने मुतअज्जब नजर से उसे देखा। मोहतरम सांगफू ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने वही कहा है जो तुमने सुना है, वो दो ठोक अंदाज में बोला। मैं बुद्धिज्म के बारे में वसी मालूमात रखता था। मुझे ये बात मालूम थी बुद्ध मत के मानने वाले आखिरत पर यकीन नहीं रखते बल्कि हिंदू मत की तरह वो दूसरे तीसरे जन्म पर यकीन रखते हैं। बुद्धिज्म के मुताबिक इंसान अपनी जिंदगी में जो कुछ भी करता है उन अमाल की बिना पर उसे दूसरा जन्म मिलता है। एक नेक और साले इंसान को दूसरे जन्म में आला व अरफे खसाल के साथ पैदा किया जाता है और बुरे अमाल का शख्स सजा के तौर पर बड़ी इबरतनाक सूरत में दूसरा जन्म लेता है। बहरहाल इस अकीदत से कतई नजर सांगफू ने इस वक्त जो बात की थी उसने मेरे अंदर खलबली सी मचा दी थी और मैं पूछे बिना ना रह सका। मोहतरम आप किस दूसरे जन्म की बात कर रहे हैं? अपने या? मैं अपने दूसरे जन्म का जिक्र कर रहा हूँ। वो मेरी बात पूरी होने से पहले ही बोल उठा, तुम्हारी तो अभी उठती हुई जवानी है जबकि मैं जिंदगी का सफर पूरा कर चुका हूँ। पता नहीं कब ये चिराग बुझ जाए। वो इंतहाई संजीदगी से मुस्तकबिल का हवाल बयान कर रहा था। मैंने दिलजोई के अंदाज में कहा, आपको कुछ नहीं होगा मेरे मोहतरम, हम मन करीब सीटल में दोबारा मुलाकात करेंगे। मैं कब कह रहा हूँ मुझे कुछ हो जाएगा? वो एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए बोला, बस मैं तो एक लिबास से निकलकर दूसरे लिबास में चला जाऊंगा। हम वाकई दोबारा मिलेंगे लेकिन सीटल में नहीं बल्कि तिब्बत में। तिब्बत में? मेरे ज़हन को एक झटका सा लगा। हाँ, उसने ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए इस बात में सर हिलाया, हमारी दूसरी मुलाकात तिब्बत में होगी।
मैं तुम्हें 4 साल के खूबसूरत बच्चे के अंदर मिलूंगा। उस बच्चे का नाम भी सांग फू होगा। मुझे पूरा यकीन है तुम मुझे देखते ही पहचान लोगे। एक मुसलमान होने के नाते सांग फू का फलसफा और बयान मेरे लिए फजूलियात से ज्यादा अहमियत नहीं रखता था। हमारा अकीदा और मजहबी तालीमात इससे मुख्तलिफ है। बहरहाल मैंने सांग फू से किसी किस्म की जीरा बहस मुनासिब ना समझी और खामोश बैठा रहा। चलने के सकूत के बाद उसने कहा, मुझे यकीन है तुमसे ज्यादा संजीदगी और शदुमुद से साहिल को और कोई तलाश नहीं कर सकता। साहिल का उसूल अगरचे आसान नहीं, लेकिन तुम्हारे अज़म और मुस्तकिल मिजाजी से कुछ बाइद भी नहीं। वो जरा देर को खामोश हुआ, फिर गुफ्तगू के तसलसल को जारी रखते हुए बोला, जब तुम साहिल को हासिल कर लो तो उसकी कदर करना। उसने तुम्हारी खातिर बहुत सऊबतें उठाई हैं। मैं साहिल के एक बुजुर्ग होने के नाते उसे तुम्हारी सपुर्दगी में देता हूँ। वो एक मरतबा फिर बड़े मानी खेज अंदाज में चुप हो गया। उसकी ये खामोशी इसरार और रमूज का मुरक्का थी। मुझे इन लम्हात में यूं महसूस हुआ जैसे कोई सर बिस्तरे मर्ग पर अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा हो और अपनी दानिश में एक लायक और काबिल भरोसा नौजवान के हाथ में अपनी लखते जिगर का हाथ थमाकर बेटी का मुस्तकबिल महफूज करने की सही कर रहा हो। लेकिन ये सुबुर्दगी, ये हवालगी और ये आता कितनी मुज़हिका खेज और अजीब व गरीब थी। सांग फू एक ऐसी शय मुझे दे रहा था जो उसके पास थी ही नहीं। ये गिव एंड टेक की एक नाकाबिले यकीन मिसाल थी। बहरहाल इसमें मेरे लिए इत्मीनान का पहलू मौजूद था। साहिल के करता धरता मुझ पर एतमाद करते हुए उससे रज़ाकाराना तौर पर दस्तबरदार हो रहे थे। सांग फू की अता के जवाब में मैंने सिर्फ इतना कहा, मोहतरम मैं इस मेहरबानी के लिए जिंदगी भर आपका एहसानमंद रहूंगा। उसने दीवार गिर कलाक पर एक नजर डाली और बोला, वक्त बहुत कम है, ऐसा हम बातचीत के अलावा भी बहुत सारे काम बाकी हैं। ज्यादा पहले मैं तुम्हारी ज़ात को निपटा दूं। पता नहीं वो मेरे बारे में मजीद क्या कहना चाहता था, इसलिए मैंने कुछ बोलने की बजाय सुनने पर इक्तफा किया। उसने कहा, वैदान मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना और इस गुफ्तगू को अपनी ज़ात तक ही महदूद रखना। एक लम्हे के तवक्कुफ के बाद उसने इजाफा करते हुए कहा, बस रैंक भाई की निगरानी में तुमने ची की बेदारी का आगाज किया था। तुम्हारी थर्ड आई पैनल ग्लैंड खातर ख्वाह मुतहर्रिक हो चुका है, लेकिन अभी इसे मजीद कारामद बनाया जा सकता है। जब भी और जितनी भी फुर्सत मिले तुम इस गदूद को मरकज़े तसव्वुर बनाकर मशक करते रहो। ये तुम्हारी मंजिल नहीं है, तुम्हें और आगे जाना है। वो सांस लेने को रुका, फिर बात जारी रखते हुए बोला, इंसानी जिस्म में मौजूद ये गदूद ग्लैंड बहुत अहमियत के हामिल है। पैनल ग्लैंड की मदद से आप अपनी सोच और ख्वाहिश को तसव्वुर के जरिए एक मुकाम से दूसरे मुकाम तक पहुंचा सकते हैं। ये गोया आपकी बातनी आंख है। अगरचे ये पूरी तरह खुल जाए फिर कोई पर्दा वर्दा नहीं रहता। यह गदूद दिमाग के सामने वाले हिस्से पर वाक़ है, दोनों आंखों के बीच पेशानी के ऐन वस में। उसने एक उंगली से अपनी पेशानी को छुआ। ये वो मुकाम था जिसके पीछे पैनल ग्लैंड मौजूद है। हिंदू औरतें पंडित ऐन इसी मुकाम पर सुर्ख बिंदिया लगाते हैं। इंसानी आंख को नजर आने वाले रंगों में सुर्ख रंग की तवील मोज सबसे ज्यादा होती है। माथे पर चमकने वाली सुर्ख बिंदिया गौर फिक्र करने वालों के लिए कई दर खोलती है। बातनी आंख की तरह एक बातनी कान भी होता है, सांग फू कह रहा था। मैं इंसानी दिमाग के अकबी हिस्से में मौजूद पिचवेटरी ग्लैंड की बात कर रहा हूँ। ये गदूद इंसान के लिए बातनी कान की सी हैसियत रखता है। अगर ये कंट्रोल में आ जाए तो आप तसव्वुर की निगाह से देखे गए मंजिल का साउंड सिस्टम ऑन कर सकते हैं। वहाँ पैदा होने वाली हर आवाज को सुन सकते हैं और अपनी आवाज को वहाँ पहुँचा भी सकते हैं। अगर पिचवेटरी और पैनल ग्लैंड दोनों आपके फर्मा बरदार बन जाएं और ये दोनों आपस में भी अच्छी अंडरस्टैंडिंग पैदा कर लें तो इनकी कारकर्दगी से वकूफ पाने वाली सलाहियत टेलीपैथी कहलाती है। मगर ये तुम्हारा शोबा नहीं है। फिर आप मुझे इस बारे में इतनी तफसील से क्यों बता रहे हैं? मेरे लबों से बेसाख्ता ये सवाल फिसल गया। वो मुदब्बराना अंदाज में बोला, इसलिए अगर कभी तुम्हें कहीं से पिचवेटरी ग्लैंड की अहमियत के बारे में पता चले तो तुम इसकी मशकें करने ना बैठ जाओ। ऐसी कोई भी कोशिश वक्त जाया करने के सिवा कुछ नहीं होगी। बस रैंक भाई ने तुम्हारी नाप तोल के बाद ही ची के मैदान में डाला था। हर इंसान की केमिस्ट्री दूसरे से मुख्तलिफ है और हर सलाहियत हर इंसान के लिए नहीं होती। तुम ची और पैनल ग्लैंड तक महदूद रहो तो तुम्हारे लिए यही बेहतर है, क्योंकि तुम्हें दुनियादारी के लिए तख्लीक किया गया है। हसीन पहाड़ों की गुफाएं और तंगो तारीख गार तुम्हारा मस्कन नहीं है। तुम कोई राहब, कोई बख्शू, कोई तारक दुनिया किस्म के शख्स नहीं हो। ठीक रूहियत के मामला तुम्हारे लिए नहीं है। तुम्हें इंसानों के बीच इंसानों की तरह रहना है और इंसानों की मदद करना है। मजलूम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जालिम का हाथ तोड़ना है। तुम मार गए हक को बातिल के लिए मखसूस हो। इस जंग में मार्शल आर्ट्स, योगा और ची तुम्हारे हथियार हैं। इंतहाई ज़रूरत के तहत तुम थर्ड आई का इस्तेमाल भी कर सकते हो। एक लम्हे के मुतवक्किफ रहने के बाद मुझे मुखातिब करते हुए उसने कहा, वहीदान मैंने तुम्हारी हदूद व कयूद के बारे में तफसील से बता दिया है। ये मेरा फ़र्ज था जो मैंने पूरा कर दिया। अब तुम अपना फ़र्ज पूरा करोगे और कभी भूले से भी इन हदूद व कयूद को फलांगने की कोशिश नहीं करोगे। मोहतरम, मैंने आपकी हिदायत को अपने ज़हन में नक्श कर लिया है। मैंने ताज़ीम से भरपूर लहजे में कहा, मैं अपना फ़र्ज पूरा करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करूंगा। इसी में तुम्हारी भलाई और बेहतरी पोशीदा है। वो गंभीर आवाज़ में बोला, हदूद तोड़कर तुम सरासर खसारे में रहोगे। अगर मेरी बात का यकीन ना हो तो तुम खुद को आजमाइश में डाल सकते हो।
मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा, मैंने फर्मा बरदारी से कहा। वो चलने में खामोश रहकर किसी गहरी सोच में डूबा रहा, फिर दोबारा गोया हुआ। अब कुछ तज़किरा तुम्हारे उस हम शक्ल का हो जाए जिसने उधर पाकिस्तान में खासी गड़बड़ मचा रखी थी। आप उस बहरूपी कमबख्त नकली फैजान की बात कर रहे हैं? उसकी बात पूरी होने से पहले ही मैं बोल उठा। मेरे ये सवाल बेसाख्ता और अंदरूनी इज़्तिराब का मज़र था। उसने सर को इस बाती जुम्बश दी और कहा, हाँ मैं उसी फितना परवर का जिक्र कर रहा हूँ। नकली वजदान ने गड़बड़ मचा रखी थी। ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए तो मैं चौंके बगैर ना रह सका। इन अल्फाज से यही मफहूम बरामद होता था कि अब नकली वजदान पाकिस्तान में मौजूद नहीं था। मैंने इस सिलसिले में सांगफू से इस्तफसार किया तो उसने बताया, मैं यकीन से नहीं कह सकता वो इस वक्त कहाँ होगा, क्योंकि 1000 कोशिश के बाद भी मैं उस तक रसाई हासिल नहीं कर पा रहा हूँ। अलबत्ता इतना जरूर जानता उसे पाकिस्तान से निकाल लिया गया है। मैंने इस तरह लिया जब मैं पूछा उसे पाकिस्तान से किसने निकाला। रब्बी मोशी खाइमन ने, वो ठोस लहजे में बोला। क्या? मैं सन्नाटे में आ गया। सांगफू ने इस बात में सर हिलाने पर इक्तफा किया। माउंट मैकिनेले में मुझे अपने ट्रांस में लेने की कोशिश करते हुए रब्बी ने अपने आज़ाइम का इज़हार तो किया था। उसने मुझे तसल्ली देते हुए वादा किया था कि बहुत जल्द वो मेरे परतू यानी नकली वजदान को अपने काबू में कर लेगा, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी उसे इतनी आसानी से कामयाबी हासिल हो जाएगी। मैं सांगफू की इतला को जुटाने की पोजीशन में नहीं था, इसलिए एक बूझल सांस खारिज करते हुए सिर्फ इतना कहा। मेरे अल्फाज से झुंझलाहट झलकती थी। मेरे मोहतरम, ये तो बहुत बुरा हुआ। इस दुनिया में या तो अच्छा होता है या फिर बुरा होता है, बल्कि ज्यादातर बुरा ही होता है। वो फलसफियाना अंदाज में बोला। इसमें बेचारी दुनिया का कोई कसूर नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में अक्सर लोग बुरे ही होते हैं। सांगफू एक तलख हकीकत बयान कर रहा था, क्योंकि हमारी पाक किताब कुरान मजीद में मेरे रब्बे करीम ने फरमाया है, अक्सरहुम ला तकफुरून, कि अक्सर दुनिया कुफर ही करेगी, यानी बुराई का ही साथ देगी। मेरे अंदर से एक अफसोस भरी सांस खारिज हुई कि मेरा मुल्क पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना, लेकिन उसमें इस्लामी कानून नाफिज नहीं। कितने अफसोस की बात है। हम कहते हैं वोट को इज्जत दो, मतलब लोगों की अक्सरियत जिस तरफ हुई वही हक पर होगा, लेकिन मेरा अल्लाह कुरान क्या कहता है, अक्सरहुम ला यालमून, कि लोगों की अक्सर तादाद तो इल्म ही नहीं रखती। अक्सरहुम ला तकफुरून, कि लोगों की अक्सर तादाद कुफर करेगी। और सांगफू एक हकीकत बयान कर रहा था, लिहाजा उससे इख्तलाफ नहीं किया जा सकता था। मैंने मुतज़ब्ज़ब अंदाज में कहा, नकली वजदान अगर रब्बी के हाथ का खिलौना बन गया तो बड़ी अफरा तफरी फैलेगी। मैं रब्बी मोशी आइमन की ज़हनियत और अदाइम को अच्छी तरह समझ गया हूँ। वो सबसे पहले उसे मेरे खिलाफ इस्तेमाल करेगा। क्या तुम नकली वजदान से डरते हो? सांगफू ने बराह रास्त मेरी आंखों में देखते हुए सवाल किया। मैंने दांत कुचकुचाते हुए कहा, नकली वजदान वाई फुट, मैं तुमसे यही सुनना चाहता था। वो शफकत भरे अंदाज में बोला। रब्बी मोशी आइमन बिलाशुबा एक आमिल कामिल और आलम फाजिल शख्स है। वो तुम्हारे परतू से कोई हैरत अंगेज काम ही लेगा, लेने दो। वो थोड़ी देर को रुका, फिर इजाफा करते हुए बोला, रब्बी तुम पर हाथ साफ करना चाहता था, तुम काबू में नहीं आए तो नकली वजदान ही सही। सांगफू ने आखिरी अल्फाज इस अंदाज में अदा किए थे कि जैसे कह रहा हूँ, तू ना सही तो तेरी तस्वीर ही सही। ठीक 5 मिनट बाद हमारी वो तवील मगर नहायत ही अहमियत की हामिल मुलाकात इख्तिताम पजीर हो गई। इस मुलाकात ने मेरी अमली जिंदगी के खतूत मुतय्यन कर दिए थे। सांगफू खड़ा हुआ तो मैंने उसकी तकलीद की। वो दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए नरम लहजे में बोला, आओ मैं तुम्हें दूसरे अहम लोगों से मिलवाता हूँ। मैं गर्दन झुकाकर उसके पीछे हो लिया। यूनाइटेड एयरलाइंस के तैयारे ने ठीक 9:30 बजे गाड़िया एयरपोर्ट के रनवे को छू लिया। सीटल और न्यूयॉर्क के दरमियान लगभग 6 घंटे की फ्लाइट है, जबकि मुकामी वक्त का तफावुत 3 घंटे है। गाड़िया एयरपोर्ट आउट बोरो क्वींस में वाक़ है। डोमेस्टिक फ्लाइट्स का ज्यादा लोड इसी एयरपोर्ट पर है, जबकि JF कैनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ज्यादातर बैनुल अक़वामी परवाज़ों की वजह से मसरूफ रहता है। ताहम बाज़ नेशनल फ्लाइट्स भी उसी एयरपोर्ट से डील होती हैं। एयरपोर्ट से बाहर आकर हमने एक चिमचिमाती मेडेलियन कैब ली। अपने वतन की तरह न्यूयॉर्क में टैक्सी ड्राइवर को अपनी मंजिल तक ले जाने के लिए उसकी खुशामद वामद नहीं करना पड़ती। रकू के बल झुककर उसे ये नहीं पूछना पड़ता कि भाई फलां जगह जाओगे, और ना ही वो रौनक भरे अंदाज में कहता है नहीं मैं तो कहीं और जा रहा हूँ। अगर टैक्सी खाली है तो इसका मतलब है उसे जाना है, और जहाँ आप चाहते हैं वहीं जाना है। आप टैक्सी का दरवाजा खोलें और बेधड़क अंदर बैठ जाएं। किराए के लेन देन पर भी कोई झगड़ा फड्डा नहीं। मुख्तलिफ जमा तफरीक के हिसाब किताब से गुजरने के बाद औसतन $3 फी मील किराया पड़ता है। हर मील का पहला चौथाई फासला $1.5 में, बाकी हर चौथाई मील 50 सेंट में। अगर अपनी मर्जी से कुछ वक्त कहीं टैक्सी रुकवाना चाहें तो 25 सेंट फी मिनट अलग चार्ज होगा। इंग्लैंड की बनिस्बत अमेरिका में टैक्सी खासी सस्ती पड़ती है। हम येलो कैब की अकबी निशिस्त पर बैठ चुके तो राकील ने टैक्सी ड्राइवर से कहा, मैनहट्टन डाउन टाउन। सियाफाम टैक्सी ड्राइवर ने इस्तफसार किया, की थीम स्क्वायर चाइना टाउन? यस चाइना टाउन। आस्टोरिया से निकालो मगर मैनहट्टन में दाखिल नहीं होना, राकील ने कहा। टैक्सी ड्राइवर ने गर्दन घुमाकर रकम में देखा और हैरत भरे लहजे में बोला, आप लोग मैनहट्टन नहीं जा रहे हैं लेकिन हमें चाइना टाउन पहुंचने की कोई जल्दी नहीं। राकील ने बेपरवाही से कहा,
اس لیے مین ہیٹن میں آپ کو ٹاؤن سے گھسنے کی ضرورت نہیں، تم سیدھا 278 پکڑو اور نیو یارک سٹی کے درمیان سے گزر کر مین ہیٹن برج پر پہنچو اور برج کو کراس کر کے چائنا ٹاؤن میں داخل ہو جاؤ۔ اس طرح کرایہ اور فاصلہ 1.5 گنا ہو جائے گا۔ ٹیکسی ڈرائیور نے سیاہ چہرے پر موجود سفید آنکھیں پھیلاتے ہوئے کہا۔ جانتی ہوں، وہ مخصوص امریکی انداز میں بولی۔ سیاہ ٹیکسی ڈرائیور نے کندھے اچکائے اور سیدھا ہو گیا۔ اگلی لمحے ہمارے اور ڈرائیور کے درمیان پارٹیشن گلاس حائل ہو گیا۔ ڈرائیور نے ڈیش بورڈ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر کے ہمیں پرائیویسی فراہم کر دی تھی۔ اب ہمارے درمیان ہونے والی گفتگو ڈرائیور کی سماع تک رسائی حاصل نہیں کر سکتی تھی۔ وہ میں کوئی بے وقوف یا فضول خرچ جوڑا سمجھا تھا جو خواہ مخواہ 50% زیادہ کرایہ دینے پر تلا بیٹھا ہو۔ یہ یقین ہو جانے کے بعد کہ ہماری باتیں ڈرائیور تک نہیں پہنچیں گی، میں نے راکیل سے پوچھا، تمہارا یہ فیصلہ ڈرائیور کی سمجھ میں نہیں آیا؟ تو نہ آئے، اس نے کندھے جھٹکے اور بولی، دراصل اپ ٹاؤن سے میں مین ہیٹن میں داخل نہیں ہونا چاہتی۔ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ اول، اپ ٹاؤن مین ہیٹن میں اسٹریٹ 121 سے 135 ہارلم کا علاقہ پھیلا ہوا ہے۔ یہ متعصب کالوں کا علاقہ ہے، رات تو رات، دن میں بھی سوچ سمجھ کر ادھر کا رخ کرنا چاہیے، اور ٹیکسی کے ذریعے تو بالکل بھی نہیں جانا چاہیے۔ میں بعد میں وہاں کے حالات کے بارے میں تفصیلاً تمہیں بتاؤں گی۔ دوسری وجہ ٹریفک جیم ہے۔ وہ ایک لمحے کو رکی، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولی، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مین ہیٹن کی 1 سے لے کر 12 ایونیوز تک بے حد مصروف ہیں، وہ ٹریفک جوں کی مانند رینگتا ہے۔ خاص طور پر مڈ ٹاؤن مین ہیٹن میں کسی بھی ایونیو پر ڈرائیونگ کے لیے نہایت ہی مضبوط اعصاب کی ضرورت ہوتی ہے۔ جبکہ وہ جملہ ادھورا چھوڑ کر تھوڑی دیر کو متوقف ہوئی، پھر سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے بولی، جبکہ نیو یارک سٹی کے اندر سے گزرنے والی 278 ایکسپریس ہائی وے ہے جو بروکلین کوئنز ایکسپریس ہائی وے کہلاتی ہے، اس پر ڈرائیونگ ظاہر ہے زیادہ اعصاب شکن اور تکلیف دہ نہیں۔ ہم مین ہیٹن برج پر سے ہائی وے کو چھوڑ دیں گے اور پل عبور کر کے چائنا ٹاؤن میں داخل ہو جائیں گے۔ میں بڑی توجہ سے راکیل کی فراہم کردہ معلومات کو ذہن نشین کرتا رہا تھا۔ اس نے مجھے آسٹوریا کے بارے میں بھی مختصراً بتا دیا تھا۔ آسٹوریا میں غالب آبادی یونانی افراد کی تھی۔ کسی زمانے میں جب ابھی ہالی ووڈ فلم انڈسٹری قائم نہیں ہوئی تھی تو آسٹوریا ہی میں فلم سٹوڈیوز ہوا کرتے تھے۔ آسٹوریا سٹوڈیوز اپنے وقت کا بڑا مشہور سٹوڈیو رہا ہے۔ میں نے راکیل سے پوچھا، ہمیں اپنی منزل تک پہنچنے میں کتنا وقت لگے گا؟ کم از کم 40 منٹ، اس نے جواب دیا۔ اس وقت میں 10 منٹ کا اضافہ بھی ہو سکتا ہے۔ اوکے، پھر میں تھوڑی سی نیند لے لیتا ہوں، میں نے سیٹ کی پوچھ گاہ سے ٹیک لگاتے ہوئے کہا۔ جب ہم چائنا ٹاؤن میں داخل ہوں تو مجھے جگا دینا۔ میں دراصل اسی دوران میں اپنی تھرڈ آئی سے اسرائیل کو جھانکنا چاہتا تھا۔ راکیل میری اس طاقت جھانکی کی حقیقت سے بڑی حد تک آگاہ ہو چکی تھی۔ معنی خیز لہجے میں بولی، کیا تم واقعی نیند لینے جا رہے ہو؟ کیا تمہیں کوئی شک ہے؟ میں نے گہری سنجیدگی سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ نہیں، وہ زیر لب مسکراتے ہوئے بڑی چالاکی سے بولی، پھر بات بدل کر کہنے لگی، کیا عظیم الشان مین ہیٹن برج سے گزرتے ہوئے تم ڈاؤن ٹاؤن کا نظارہ نہیں کرو گے؟ اس ریور کو اس پل کی مدد سے عبور کرنا بڑا ہی جان خیز ہوتا ہے۔ اوکے، میں نے جان چھڑانے والے انداز میں کہا۔ جب ہم ایکسپریس ہائی وے کو چھوڑ کر برج میں داخل ہونے لگے تو تم مجھے بیدار کر دینا۔ بات ختم کرتے ہی میں نے آنکھیں بند کر لی۔ راکیل نے اس موقع پر بڑی عقل مندی کا مظاہرہ کیا اور میرے کام میں کسی قسم کی مداخلت کی کوشش نہیں کی۔ میں راکیل کی بات سے 101% متفق ہوں کہ مین ہیٹن برج اور بروکلین برج سے ڈاؤن ٹاؤن کا نظارہ واقعی قابل دید ہے اور ناقابل فراموش بھی۔ یہ دونوں برج ایسٹ ریور پر واقع ہیں جو بروکلین کو ڈاؤن ٹاؤن مین ہیٹن سے ملاتے ہیں۔ بعد میں کئی مرتبہ مجھے اس حسین نظارے کا تجربہ ہوا۔ آنکھیں بند کرتے ہی میں اپنے تازہ ترین حالات پر غور کرنے لگا۔ گزشتہ روز سانگ فو سے میری بڑی اہم اور تفصیلی میٹنگ ہوئی تھی، جس کے نتیجے میں راکیل کے ساتھ اس وقت نیو یارک میں موجود تھا۔ ساحل کی تلاش کے سلسلے میں راکیل سانگ فو کی نمائندگی کر رہی تھی۔ راکیل ساحل اور میرے بارے میں بہت کچھ جان چکی تھی، حتیٰ کہ بڑی حد تک اسے میری چی اور تیسری آنکھ والی صلاحیت کی بھی خبر ہو گئی تھی۔ میرا مشن اس کے ذہن میں روزے روشن کی طرح واضح تھا۔ وہ اب تک ایک قابل اعتماد دوست کا کردار ادا کرتی آئی تھی، لہذا اس پر بھروسہ کرنے میں کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں تھی۔ سیٹل میں سانگ فو نے مجھے اپنے اس بندے سے بھی ملوا دیا تھا جو ہر قسم کے میک اپ میں نہایت ہی مہارت رکھتا تھا۔ خاص طور پر ماسک میک اپ میں اسے بے پناہ مہارت حاصل تھی۔ اسے مجھے نہایت ہی مفید ٹپس بھی دی۔ اس کا نام چاؤ جان تھا۔ سانگ فو کے مطابق ایک آدھ دن میں یو آن ماؤ ڈاکٹر مونگ کی حیثیت سے وہ اینکریج الاسکا روانہ ہونے والا تھا۔ سانگ فو کی بزرگانہ ہدایت کے مطابق مجھے اور راکیل کو چائنا ٹاؤن مین ہیٹن میں پہنچنا تھا۔ اس نے ہمیں ونگ ہنگ نامی ایک شخص کا ایڈریس دیا تھا اور کہا تھا وہ ہمارے نیو یارک پہنچنے سے پہلے ونگ ہنگ کو فون بھی کر دے گا۔ ونگ ہنگ کو ہمارے مشن سے آگاہ نہیں کیا جاتا، تاہم سانگ فو کے مطابق ونگ ہنگ مین ہیٹن میں ہم سے ہر قسم کا تعاون کرنے کا پابند ہوتا۔ وہ سانگ فو کا گہرا عقیدت مند تھا اور بدھ مت سے تعلق رکھتا تھا۔ چائنا ٹاؤن میں اس کی فوٹوگرافی کی ایک بہت بڑی دکان تھی۔ میں اور راکیل گارشیا اور ڈیسلوا کی حیثیت سے جا کر اس سے ملتے۔ ہم ایک طرح سے اس کے مہمان تھے جو سیٹل سے آئے تھے، اور اس وقت ہم چائنا ٹاؤن ونگ ہنگ کے پاس ہی جا رہے تھے۔
मैं गहरी संजीदगी से साहिल के बारे में सोचने लगा। मेरा सबसे बड़ा इत्मीनान का पहलू ये था कि सांग फू ने बड़ी शराफत से साहिल को मुझे सौंप दिया था और उसकी दिल गिरफ्ता बातों से यही नतीजा बरामद होता था। वो चंद घड़ियों, चंद दिन या चंद हफ्तों का मेहमान था। सांग फू को सब अपना बड़ा मानते थे। जब उसने साहिल को मेरे हवाले कर दिया था तो दूसरे किसी को भला क्या एतराज हो सकता था। अब ये मुझ पर मुनसर था कि मैं कितनी जल्दी साहिल तक पहुंच जाता हूँ। आखिरी मरतबा मैंने जब साहिल की तरफ झांका तो वो हालत नींद में थी। इस वक्त मैं सांग फू के साथ मीटिंग में मसरूफ था। मैंने साहिल को उसी बेडरूम में पाया जहां वो रब्बी मोशी खाइमन की कैद में थी। उसके बाद से मैंने साहिल की खबर नहीं ली थी। मैं अपने तसव्वुर में साहिल के खालो खत को उबारा और अगले ही लम्हे मेरी बातनी आंख ने मुझे उसके माहौल में पहुंचा दिया।